गुड इवनिंग विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नए क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मुगल डायनेस्टी का हुमायूं पार्ट शुरू किया था और हुमायूं के बारे में स्टार्टिंग लेवल से उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चाएं करते हुए उसके 1539 तक चौसा के वार के पहले से स्टॉप कर दिया था। आज उस पॉइंट को हम कवर करेंगे। आज हुमायूं को चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हुए उसके पूरा जीवन को असैसिनेट करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, कैसे उसका भारत से निर्वासन हुआ, कैसे उसने फिर से गद्दी पाई, उन सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का पूरा हुमायूं कंप्लीट होगा। जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए दर्शक हैं, उनको बताना चाहूँगा इस चैनल पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से जीएस से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय संविधान और मिडिवल हिस्ट्री लगभग मैंने कंप्लीट करा दिया है और एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मुगल डायनेस्टी का हुमायूं पार्ट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा जो देखा उस पर ब्रीफली थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 1508 में बाबर का पुत्र हुमायूं का जन्म होता है। नसरुद्दीन हुमायूं उसका पूरा नाम होता है, मूल नाम नसरुद्दीन होता है। ओके, नसरुद्दीन मोहम्मद। ओके, और 1530 के आसपास जब बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। 22 साल की उम्र में 30 दिसंबर के आसपास इसका 13 दिसंबर 1530 में इसका राज्याभिषेक होता है और मुगल डायनेस्टी का दूसरा शासक बनता है। नाम का तौर पर इसका भाग्यशाली होता है, लेकिन भारतीय इतिहास में इसको बदकिस्मत शासक कहा जाता है क्योंकि इसमें योग्यता नहीं थी। ना तो इसके अंदर ये एक अच्छा सैन्य नेतृत्व करता बन पाया और ना ही एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन पाया। पूरी तरह से जीवन भर इसका संघर्ष में ही बीतता है और संघर्ष के इसके कुछ कारण होते हैं वो उसके लिए खुद वो स्वयं ही जिम्मेदार होता है। हम लोगों ने देखा 1530 के आसपास इसके सामने कई सारे जब वो सत्ता पर बैठता है 1530 में, तो इसके सामने कई प्रॉब्लम्स आती हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल, जो इसके सगे संबंधी होते हैं वही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, जो बाहर होते हैं अफगान्स होते हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत होती है इसके अपने चारों भाइयों से, तीनों भाइयों से इसके सबसे बड़ी दिक्कत इसके साथ ये होती है। उसके बाद जब अफगान्स को के सामने ये अफगान जो इसके साथ मूल दुश्मन या मूल प्रतिद्वंदी कहे गए, उनको खत्म करने के लिए इसने 1531 के आसपास अभियान शुरू करता है। सबसे पहले कालिंजा पर अटैक करता है, फिर दोहरिया का युद्ध महमूद लोदी जो मेन सिकंदर लोदी का भाई बसता है, जो मेन अब बिहार वाले क्षेत्र में, पूर्वी भारत में या पूरे भारत के हिस्से में अफगान्स को जो कंसोलिडेट कर रहा था महमूद लोदी, उसको पराजित करता है। इसके बाद चुनार के किले को कैप्चर करने की कोशिश करता है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता है। लेकिन महमूद लोदी के बाद जो बिहार में कहा जाए अफगान्स का जो मेन नियंत्रण है वो शेर शाह सूरी के हाथ में आ गया था। उसके बाद महमूद लोदी को कहा जाए हराने के बाद इसने बहादुर शाह संघर्ष करता है। उसके बाद बंगाल पे अटैक करता है, बंगाल जीतता है और चुनार का किला भी कैप्चर कर लेता है। देखिए बंगाल पे जब ये लगभग 3-4 महीने रेस्ट कर रहा होता है, इसकी एक बहुत गलत आदत हुमायूं के जीवन की रही कि थोड़ी सफलता के बाद ये रेस्ट करने लगता है। उसी में कभी कभी साल डेढ़ साल ये रेस्ट ही करते रहते हैं। उसका अपोजिशन को या प्रतिद्वंदियों को इनको अपने कहा जाए पावर्स को डेवलप करने की मौका मिल जाता रहा। यही इसकी एक कहा जाए असफलताओं में से असफलताओं का मेन कारण ये भी इसका रहा। फिर 1530 के बाद जब ये बंगाल जीत लेता है 1537 के आसपास, उसके बाद जब पता चलता है कि आगरा में इसके भाई ने विद्रोह कर लिया, हिंदाल ने शायद विद्रोह करके सत्ता हथियाने की कोशिश की थी। उसके बाद जब ये आगरा लौट रहा होता है, देखिएगा अब यहीं से हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए मैंने एक पॉइंट बताया, वहीं से हम लोग पूरा सीरियल वाइज चलेंगे और एक एक युद्ध पर चर्चा करते चले जाएंगे। तो 1537 के आसपास इसने बंगाल विजय की है और साथ ही साथ चुनार के किले पर भी कैप्चर कर लिया, चुनार किला। और चुनार का किला किसके अंडर में है? ये शेरशाह सूरी कंट्रोल में था। लगभग 6 महीने के पे कहा जाए कब्जा कर घेरा डालने के बाद उसने कैप्चर कर लिया। अब देखिए शेरशाह सूरी के दिमाग में होता, क्योंकि लगभग 1.5 साल तक यहाँ पे इसने रेस्ट किया था बंगाल में ही, ठीक है, 1.5 वर्ष तक रेस्ट किया था। अब जब इसको सूचना मिलती है कि आगरा में इसके भाई हिंदाल ने विद्रोह करके सत्ता हथियाने की कोशिश की है, तो ये आगरा की ओर निकलता है। ठीक है, और आगरा को निकलता है। देखिए यहाँ पे देखिए एक पॉइंट समझिए, चुनार का किला शेरशाह सूरी के टाइम पे अंडर में है और 1.5 साल मिल गया, तो शेरशाह सूरी के महमूद लोदी के बाद ही उसने अपनी शक्ति डेवलप करने को शुरू की थी। जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग शेरशाह सूरी पढ़ेंगे तो उसके बाद सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ब्रीफली देखते जाइए।
तो शेरशाह सूरी इसने अपनी शक्ति डेवलप कर रहा था, बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग एक एडमिनिस्ट्रेटर था शेरशाह सूरी। कूटनीतिक युद्धों को वो कम ताकत, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेने के जैसे पॉलिसी में बहुत विश्वास करता था और बहुत ही अच्छी तरह एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी भी उसने अप्लाई की। जब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे देखेंगे, तो युद्ध के मामले में वो ताकत से ज़्यादा दिमाग यूज करता था। उसने इस समय अभी तक 1.5 साल तक अपनी शक्ति डेवलप कर ली, ठीक है, अपने पावर बढ़ा ली। क्यों? अब जब 1539 के आसपास जब हुमायूं वापस आगरा की ओर लौटा, तो इसने क्या किया कि गंगा नदी का दक्षिणी तट से जाना माना, जबकि दक्षिणी तट से इसके जो सिपाही सलाहकार थे, जो सेना के अधिकारी थे, वो मना कर रहे थे दक्षिण तट से मत जाइए, लेकिन दक्षिण तट से गया। और आगे जाके इसने जीटी रोड पकड़ ली, और जीटी रोड किसके कंट्रोल में है? शेरशाह सूरी के कंट्रोल में। आपको सबको बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा। जीटी रोड पे आके इसने, हुमायूं पूरी सेना के साथ था। अब ये और आगे बढ़ा तो कर्मनाशा नदी, कहीं कहीं यहाँ पे इसके कर्मनाशा नदी का बुक्स में रेफरेंस नहीं दिया गया। अब देखिए, गंगा नदी और कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी के तट पर आ गया यहाँ पर, ठीक। जब यहाँ पर आ गया, यहाँ इस हिस्से में आ गया हुमायूं, और कर्मनाशा नदी के दूसरे साइड से शेरशाह सूरी पूरी साज सज्जा के साथ खड़ा हुआ है, पूरा वेट कर रहा है, ठीक, क्योंकि जीटी रोड शेरशाह सूरी के कंट्रोल में थे, अधिकृत क्षेत्र था। उसी पे हुमायूं गलती कर दिया कि इसके क्षेत्र में आ गया। और यहाँ पे कर्मनाशा नदी, देखिए समझने की कोशिश करिएगा, पीछे है गंगा नदी और आगे है कर्मनाशा नदी, दोनों के बीच में। और जहाँ पे ये जो हुमायूं का ये जो एरिया, ये पूरी सेना यहाँ पे रुक गई है, पूरा इन्होंने कहा जाए घेरा डालकर, क्योंकि सामने है शेरशाह सूरी, अटैक करने का भी कोई मूड नहीं, लड़ने का कोई मूड नहीं, तो इन्होंने घेरा डाल लिया यहाँ पर। और यहाँ पे शेरशाह सूरी की फौज ने घेरा डाल लिया, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ये जो एरिया है, ये थोड़ा सा कहा जाए निचला एरिया है, ठीक, आप समझिएगा। 1539, अब ये बैकग्राउंड बना, ये किस युद्ध का बैकग्राउंड बना? वार ऑफ ये किसका बना? किस वार का बना? वार ऑफ चौसा का ये बैकग्राउंड बन गया 1539 में। दोनों की सेना आसपास हो गई। देखिए शेरशाह सूरी ने कितने दिमाग से काम लिया। उस समय अटैक नहीं किया था 1.5 साल पहले, अब जाके जब दोनों साइड से घेर लिया, अब देखिए शेरशाह सूरी दोनों की सेनाएं पहले आप करने चक्कर में 3 महीने तक आमने सामने खड़ी रही। 3 महीने तक किसी ने एक भी कंकड़ एक दूसरे पर नहीं फेंका, नहीं लड़ेंगे। लेकिन वास्तव में शेरशाह सूरी लड़ने के विचार में था ही नहीं, वो वेट कर ही रहा था कि वेट करते रहो, ये इसकी कूटनीतिक चाल थी। बारिश का मौसम आया और दोनों नदियों में आ गई बाढ़ आने से, क्योंकि ये निचला एरिया था और इस एरिया में भर गया पानी। जब इसमें बाढ़ का पानी भर गया तो इससे क्या हुआ, सेना में उथल पुथल मच गई। जो उनके शिविर से उसमें पानी भर गया, तो टोप वोप जो लेके आए थे पूरी साथी थे, उसमें बारूद में पानी नहीं भर के पूरी नियंत्रण, मतलब इतनी उथल पुथल बची कि हुमायूं की पूरी सेना नियंत्रणहीन हो गई, भागने लगी इधर उधर। यही मौका पाके शेरशाह सूरी ने इन पर कर दिया अटैक कर दिया। तो इनके हुमायूं के ज्यादातर सैनिक होते वो नदियों में कूद के भाग गए। देखिए हुमायूं लड़ा अफगानों से, लेकिन एट लास्ट उसके भी तीर लग गया और वो भी गंगा नदी में काजा कूद के उसने जान बचाई। तो एक व्यक्ति था निजाम, उसने हुमायूं की जान बचाई थी। तो जब हुमायूं आगरा पहुंचा था ना, तो इसको आधे दिन के लिए इसको बादशाह भी बनाया था, ठीक है, आधे दिन के लिए इसको बादशाह बनाया था। तो निजाम को अब यहां से देखिए, इस युद्ध में जब शेरशाह सूरी ने अटैक किया, सारे सैनिक भाग गए, हुमायूं लड़ा लेकिन हार गया। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने अपने आप को यहाँ पे सुल्तान घोषित किया, मतलब बादशाह घोषित कर दिया खुद को, सुल्तान नहीं कहेंगे, बादशाह घोषित कर दिया और विजयी हुआ, शेरशाह सूरी विजय हुआ। लेकिन देखिए शेरशाह सूरी का जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो इसके बारे में ये बात याद रखिए, जो शेरशाह सूरी था, सूरी ट्राइब थी इसकी, तो वास्तविक नाम फरीद था। ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है कि फरीद, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था, बचपन का नाम। तो शेरशाह सूरी ने जो जितनी भी चालें कर चलता था, वो उसने कोई गॉड गिफ्टेड नहीं थी, ये इसने अपने जीवन में अर्न की थी, सब सीखा था एक एक करके। जब हम जीवन पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो बचपन से सीख रहा था ये सब चालें।
तो मैंने बोला बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, युद्धों को कैसे जीता जाए, मिनिमम कम से कम मेहनत से ज़्यादा से ज़्यादा हम युद्ध कैसे जीते, ये शेरशाह सूरी बहुत अच्छी तरह जानता था। और शेरशाह सूरी के बाद इसके जो बोलते हैं ना, अकबर ने बहुत अच्छे पॉलिसीज अपनाए। कहीं ना कहीं अकबर की पॉलिसीज भी शेरशाह सूरी की पॉलिसीज से इन्फ्लुएंस थी। आज जब पढ़ेंगे अकबर और शेरशाह के दोनों कंपेरिजन करेंगे तो देखने पाएंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज थी वो शेरशाह सूरी की पॉलिसी से काफ़ी हद तक अकबर की पॉलिसी इन्फ्लुएंस थी। ओके, तो यहाँ पे वार ऑफ चौसा में विनर कौन हुआ? विनर हुआ शेरशाह सूरी। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने जब उसके बाद भी युद्ध हो गया तो जो हुमायूं को मुगलों के खेमे की जो स्त्रियां थी, महिलाएं थी, उनको ससम्मान आगरा वापस कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ पहली वार ऑफ चौसा में ये हार गया, इसके हुमायूं हार गया। अब इसके बाद 1540 में देखिए फिर गलती हुमायूं ने किया। 1 साल तक हुमायूं आगरा में सिर्फ अपनी सिक्योरिटी को देखता रहा। उसने कभी भी जो एरिया यहाँ से हार गया था वो एरिया जीतने की कोशिश नहीं की। कुल मिला के वो समझ गया था कि पूर्वी भारत हमारे हिस्से से निकल ही गया है, पूरी जीतने की कोशिश नहीं की। और 1 साल बाद जब शेरशाह सूरी, लेकिन शेरशाह सूरी तो होशियार था, 1 साल तक उसने फिर अपने पावरों को एग्रीगेट किया और फिर इस पर अटैक किया। लेकिन इस बार उसने अपने पहले पुत्र को भेजा, कुतुब खां को कहा कालपी नामक जगह पे भेजा, कालपी। लेकिन कुतुब खां हार गया मुगल से और मारा गया। इससे शेरशाह सूरी और गुस्सा आ गया और इस बार उसने 15 कन्नौज में डेरा डाला और कन्नौज में युद्ध हुआ शेरशाह सूरी और वर्सेस हुमायूं का। और इस युद्ध को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वॉर ऑफ कन्नौज या वॉर ऑफ बिलग्राम। ठीक है, इसे बोलते हैं वॉर ऑफ कन्नौज या वॉर ऑफ बिलग्राम भी कहीं लिखा रहता है, बिलग्राम। ओके, इस युद्ध में शेरशाह सूरी और हुमायूं दोनों जीतते हैं और शेरशाह सूरी एक बार फिर जीतता और ये एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता अस्थायी रूप से सस्पेंड हो गई। पूरी तरह से मुगल सत्ता सस्पेंड हो गई। कारण क्या था मुगल सत्ता सस्पेंड हो गई? क्योंकि हुमायूं को अब निर्वासित होना पड़ा, हुमायूं को भाई यहाँ से भारत छोड़ के जाना पड़ा और शेरशाह सूरी ने एक दूसरी सेकेंड टाइम अफगान राज्य को इस्टेब्लिश किया। अफगान राज्य को शेरशाह सूरी ने इस्टेब्लिश किया और हुमायूं को वहाँ से भगा दिया। ठीक, अब हुमायूं चला गया भारत से, कहाँ गया है वो अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन भारत से भाग के वो सिंध गया, सिंध के बाद ईरान गया और काफ़ी लगभग 15 साल के बाद वापस लौटा। लेकिन अब यहाँ पर कारण बनते हैं कि हुमायूं को ऐसी कैसी स्थिति पड़ गई कि भारत छोड़ के अपने राज्य को छोड़ के जाना ही पड़ गया। अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा था, राजा हार रहे थे तो अपने यहीं भारत में रहते तो अपनी शक्ति को एकोमोडेट करते थे, देन फिर वो अटैक करते थे। लेकिन हुमायूं छोड़कर ही भाग गया। ऐसी क्या स्थिति बन गई थी? ऐसी स्थिति देखिए बन गई थी क्योंकि हुमायूं को अब कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। रीज़न क्या था? क्योंकि हुमायूं जब यहाँ से हारता है कन्नौज से तो उसके बाद जाता है आगरा, वहाँ से अपने फैमिलीज़ को, अपने कोषों को, फंड को रेस करता है, उसको साथ ले जाता है फिर दिल्ली और दिल्ली में अपने भाइयों से मदद मांगता है। हुमायूं की जीवन भर सबसे बड़ी गलती रह गई कि उसने अपने भाइयों के साथ हमेशा उदारतापूर्ण व्यवहार किया और इसी ने उसके राज्य को, उसके सिंहासन को, उसके जीवन को संकट में डाल दिया। यदि भाइयों ने सपोर्ट किया होता उसके तो जो शेरशाह सूरी ने हुमायूं की हालत की वो कभी नहीं हुई होती। तो सबसे बड़ी मूर्खता रही भाइयों का विश्वासघात, भाइयों को विश्वास और उसकी लिबरल पॉलिसी, भाइयों के प्रति लिबरल पॉलिसी। यदि भाइयों को एक झटके में हरा देता और पूरे राज्य को अपने अंडर में ले लेता तो कभी भी शेरशाह सूरी इतनी आसानी से हुमायूं को नहीं हरा पाता, इतनी आसानी से हरा रहा था बार बार। तो भाइयों के कारण विश्वासघाती, भाइयों की विश्वासघाती नीति, अनसपोर्टिव नीति, दूसरी लिबरल पॉलिसी हुमायूं की, ये सब तीनों जिम्मेदार थे भारत में उसके निर्वासित होने के। दूसरा कारण क्या था? 10 साल तक उसने शासन किया, 10 साल तक शासन किया। इस 10 सालों में उसने ना तो प्रजा का हित देखा, प्रजा को बना के अपने सपोर्ट में नहीं ले पाया, ना तो प्रजा को अपने सपोर्ट में नहीं ले पाया। फिर क्या था? ना तो प्रॉपर वो फंड्स रेस कर पाया, मतलब राजस्व को प्रॉपर नहीं ले पाया। फिर तीसरी बात क्या थी कि जो उसके पास फंड्स थे उसने आमोद प्रमोद जो पार्टी करता था और जो
कहा जाए इंजॉय करता था, उसमें उसने जितने भी पैसा था वो सब बर्बाद कर दिया था। इसके साथ पैसा भी नहीं बचा था। फिर फोर्थ पॉइंट, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट और देखते हैं। उसके अंदर कहा जाए जो सैन्य क्षमता थी वो थी, सैन्य क्षमता का कमी थी, सैन्य क्षमता थी ही नहीं, क्योंकि वो फिर से उठकर लड़ने का प्रयास किया ही नहीं उसने। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए कन्नौज के युद्ध के बाद इस युद्ध के बाद बिलग्राम, ये चौसा का वार ऑफ चौसा के बाद उसने फिर से कोशिश नहीं की कि मैं शेरशाह सूरी को हराऊं, कोशिश ही नहीं की। इसके साथ ही उसमें ना तो दृढ़ क्षमता भी नहीं थी, अपने कार्य को करने की क्षमता भी नहीं थी, और सबसे बड़ी कमी इसके अंदर थी कि वो कभी भी कहा जाए थोड़ी सी सफलता के बाद जो वो आराम करने लगता था, रेस्ट पीरियड ले लेता था, इसके कारण और भी कमजोरी हो गई थी, और भी कमजोर हुई। अब देखिए वो किसके भरोसे भारत में रहकर शेरशाह सूरी के अगेंस्ट फाइट करने की कोशिश करता। भाइयों ने तो सपोर्ट नहीं किया, राज्य भी उसके पास पैसा भी नहीं है, सैनिक दृष्टि के सैनिक भी भाग गए। मैंने बताया था जगलताई थे, उस्मानी थे, इसके सैनिक सब भाग चुके हैं, सेना कमजोर थी। इन सब कारणों से उसने भारत के बाहर जाने का निर्णय ले लिया। भारत के बाहर वो जाता है और लगभग 15 साल बाद वापस लौटता है। तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो इतने साल में आपने पढ़ा, हमने वॉर ऑफ चौसा देखा, सिंपली शेरशाह सूरी ने कैसा विक्ट्री हुआ। उसके बाद वॉर ऑफ कन्नौज देखा, वॉर ऑफ बिलग्राम देखा। देन हमने कारण पर चर्चा की क्यों हुमायूं भारत से छोड़ने पर विवश हो गया। भाइयों ने साथ नहीं दिया, जनता ने साथ नहीं दिया, सेना ने साथ नहीं दिया, तो साथ किसके भरोसे चलेंगे आप? किसके भरोसे कोशिश करेंगे कि शेरशाह सूरी के हम अगेंस्ट फाइट करेंगे? इन सब कारणों से वो भारत से निर्वासित होता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग देखेंगे कि भारत से निर्वासित होने के बाद उसने कैसे जीवन यापन करता है, क्या क्या कठिनाइयाँ फेस करता है, और कैसे वो भारत में एक बार फिर से कहा जाए रिटर्निंग होती है। भारत में 15 साल तक वो कैसे बाद में स्थिति रहती है, उन सब पॉइंट पे थोड़ा सा बस ब्रीफली देखेंगे। हुमायूं के बारे में कुछ खास नहीं है, मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि हम लोग बाबर और हुमायूं को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो अकबर के पहले आते हैं, क्योंकि मुगल डायनेस्टी का मेन पोर्शन अकबर से ही स्टार्ट होता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग इसके आगे हुमायूं के आगे और चर्चाएं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो उसके आगे स्टार्ट करते हैं। हुमायूं के भारत के निर्वासन होने के बाद शेरशाह ने पूरी तरह से उत्तर भारत पे कंट्रोल कर रखा है। उत्तर भारत पे एक बार फिर से अफगान राज इस्टेब्लिश हो चुका है और हुमायूं भारत के बाहर जा चुका है। स्थिति बहुत ही कहा जाए डिस्टर्ब्ड हो चुकी है, क्योंकि उत्तर भारत में पूरी तरह शेरशाह का कंट्रोल नहीं है, अफगानों का कंट्रोल नहीं है, लेकिन हाँ गद्दी पर वो बैठे हुए, ये बात है। सेंट्रल में जिसकी केंद्र में सरकार होती है, मानने उसी की पड़ती है, तो केंद्र में तो आगरा में तो शेरशाह अफगान फिर से इस्टेब्लिश हो चुके हैं। शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठा है और हुमायूं भारत के बाहर निर्वासित हो चुका है। तो अब हुमायूं भारत के बाहर जाता है, फिर किस तरह लौट के आता है, उस दौरान कब जाता है, कब आता है, उस दौरान भारत में क्या स्थिति रहती है, उन सब पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करते हो। किस तरह वो एक बार फिर से मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश करता है, फिर से एग्जिस्ट करता है। ओके, चलिए देखते हैं। तो 1540 के बाद 1540 से कहानी स्टार्ट होती है, वॉर ऑफ बिलग्राम या वॉर ऑफ कन्नौज के बाद। हुमायूं युद्ध हार जाता है, उसके बाद ये जाता है आगरा। आगरा में इसने क्या किया, आगरा में अपने फैमिली और कुछ जो इसके सैनिक थे, जो अच्छे अधिकारी थे, उनके जो साथी थे इसके, उनको साथ लेता है, और प्लस फंड्स ये सब साथ लेता है। उसके बाद जाता है दिल्ली, और दिल्ली में अपने भाइयों से साथ लेकर कहता है कि मेरा साथ दो और मैं शेरशाह सूरी के अगेंस्ट वॉर करूंगा। लेकिन भाई इसका कोई साथ नहीं था, सारे भाई, मैंने बोला था पूरे जीवन में इसके भाई ही सबसे ज़्यादा इसका नुकसान किए हैं। ठीक, तो भाइयों ने कोई साथ नहीं दिया इसका। इसके बाद मजबूरन ये सिंध चला गया। जब इसका अब कोई साथ नहीं बचा तो ये चला गया सिंध, और वहां पर इसने इसका भाई था हिंदाल, इसके आध्यात्मिक गुरु थे। हिंदाल का आध्यात्मिक गुरु थे, क्या नाम था इनका, देखिए नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, मीर अली अकबर जामी, मीर अली अकबर जामी, ठीक है। और एक इनका ऑप्शन में भी नाम होता है मीर बाबा दोस्त।
ये भी नाम लिखा होता है, ठीक है। इनकी एक पुत्री थी, ये गुरु का आध्यात्मिक गुरु हैं हिंदाल के ये आध्यात्मिक गुरु हैं, ठीक। इनकी पुत्री थी हमीदा बानो, ये हमीदा बानो, बेगम इसलिए लिखा होगा क्योंकि अभी ये पुत्री है, ठीक है, हमीदा बानो। इसकी उम्र है 14 ईयर्स एज है, ठीक। 14 ईयर्स में इसका विवाह हो जाता है किससे, हुमायूं से इसकी विवाह हो जाता है, ठीक है। और फिर अमरकोट में पूछा जाता है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अमरकोट का एक कोई महल था, अमरकोट में 1542 में अकबर का जन्म होता है, ठीक। अकबर का जन्म होता है, अकबर, इसके बाद हम लोग अकबर ही पढ़ना है, ओके। अब इसके बाद अकबर को हुमायूं क्या करता है, 2 धाय होती हैं, धाय का बोलते हैं जो उनकी देखभाल करने वाली होती हैं, तो एक का नाम था जीजी अनंगा। अब कुछ राइटर लिखते हैं दोनों एक ही थे, कुछ राइटर्स लिखते हैं इसको दोनों एक ही थे, और एक कहीं नाम होता मेहमान अनंगा, ठीक। इन दोनों के कंट्रोल में दे देता है, और फिर इसके बाद हुमायूं अपनी पत्नी और अपने साथियों के साथ चला जाता है आगे, मतलब अब ईरान की तरफ जाता है। लेकिन ईरान तक पहुंचते इसकी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन अभी इसको देख लीजिए। जिन दोनों धायों को, इसके बाद हुमायूं का एक भाई थोड़ा सा सिंपथाइज हो जाता है अकबर के प्रति, क्योंकि कुल मिला के उसका भतीजा होता है अकबर। तो हुमायूं का एक भाई क्या होता है, उसका नाम होता है अस्करी। ये अकबर को दोनों भाइयों के साथ अपने महल में बुला लेते हैं। उसके साथ अस्करी अपनी बेगम सुल्ताना बेगम को निर्देश देते हैं कि अकबर का पालन पोषण ठीक से होना चाहिए। सुल्ताना बेगम की देख रेख में इन दोनों ने अकबर का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से किया, ठीक है। यहाँ अकबर का मतलब अकबर की बचपन सेटल्ड था। अब इधर हुमायूं देखते हैं। अब हुमायूं ईरान के रास्ते इतनी उसे गर्मी, रेगिस्तान के रास्ते होते, इतनी गर्मी होती, इतनी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं। और दूसरी बात, एक कहा जाए कोई उम्मीद की किरण भी नहीं बची रही हो, क्योंकि ना तो फंड्स हैं हमारे पास, ना सेना है, ना कोई भी साथ नहीं है। तो एक तरह से निराशा भी है और कठिनाई भी है। इससे जूझते हुए ईरान तक जाते हैं। बताइए, एक राइटर लिखते हैं इसके बारे में कि एक स्थिति तो ऐसी आ जाती है कि इसको 2 से 3 दिन तक इसके साथियों को पानी तक नहीं मिला होता है, पीने का पानी तक पानी पीने को नहीं मिला होता है। तो जब एक जगह पहुंचते इनको पानी मिलता है तो इतना पानी पी लेते थे कि 2-3 लोग उसमें मर जाते हैं। कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है आवश्यकता से अधिक पानी पी लेने के कारण। इतनी वो कठिनाइयाँ फेस करती हैं। एट लास्ट ईरान पहुंचते हैं। मतलब कई राइटर, कुछ बुक्स में फारस भी लिखा रहता है, कलम समझेंगे, ईरान पहुंचते हैं और ईरान के शाह से मदद मांगते हैं। और ईरान के शाह एग्री भी हो जाता है कि भाई हम आपकी मदद करेंगे, पर शर्त वही है जो पहले रखी गई थी बाबर के सामने, आप शिया संप्रदाय को एक्सपेंड करेंगे, शिया संप्रदाय को एक्सपेंड करेंगे। आप शिया संप्रदाय एक्सेप्ट भी करेंगे और एक्सपेंड भी करेंगे, ठीक है। और दूसरी शर्त रखी थी कि जाते जाते कंधार पर अटैक करेंगे मेरी मदद से, और कंधार अगर जीतेंगे तो उसको मुझको भेंट करेंगे। ये भी शर्त रखी थी, ठीक। कभी कभार स्टेटमेंट में पूछ लिए शर्तें क्या थी, तो कंधार को भी जीतने की शर्त रखी थी। अगर कंधार जीत लेते हो तो मुझको भेंट करना पड़ेगा, ठीक। यहां से अब थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। ये लगभग ये बात हो गई 1544 के आसपास बात है। अब यहां से हुमायूं क्या करता है कि एक सही अवसर की प्रतीक्षा करता है कि भारत अब हम पूरा गद्दी लेने के लिए एक सही टाइम होना चाहिए, और वो सही टाइम आता भी है। सही टाइम थोड़ा टाइम लगता है, आता है, लेकिन आता। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे भारत के लिए देखते हैं क्या होता है। 1540 के बाद शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठ जाता है। शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठ गया, और इसका ये कॉमन सी बात है, इसकी जो इसने जितनी भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी जीती थी, जो इसने अपनी क्वालिटीज़ थी, ये इसने अर्न की थी। कहीं से इसने किसी से वो उधार नहीं ली थी, ना तो गॉड गिफ्टेड था, इसने सीखी थी, खुद डेवलप की थी पॉलिसीज़। तो काफ़ी अच्छा ये शासक बना। इसने अच्छी जनता के लिए हित में कार्य किए, सारे कहा जाए सड़कें बनवाई, ठीक है। अच्छे अपने एक रुपया, जो करेंसी है रुपया, सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही जारी की थी। कई करेंसीज जारी की, सिक्के जारी किए, तो जनता के हित में कार्य किया। जनता भी खुश थी, शासन भी खुश था, सेना भी खुश थी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमको इसकी 1545 में हो जाती है मृत्यु। अब कुछ
बच्चे मुझे इस बात का जवाब दें कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको बता ही दूंगा शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी। आप अगर जो लोग पढ़ चुके हैं वो मुझे बताएं कि 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जवाब तो दे ही दूंगा। अब देखिए 1545 में इसकी मृत्यु हो गई। एक कहा जाए एक बहुत ही अच्छा कहा जाए पावरफुल अपना शासन छोड़ के गया शेरशाह सूरी। उसके बाद इसका बेटा बैठा इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा। इसने भी बहुत अच्छा अपने पिता की तरह ही इसने भी एक बहुत अच्छा तरह से अपने अंपायर को डेवलप किया और 1553 में इसकी हो गई मृत्यु। और यहीं से अब हुमायूं का एक रास्ता खुलने लगा 1553 में, क्योंकि इसके बाद ही से अफगान लड़खड़ा गए। क्योंकि अब इसके बाद बैठा सिकंदर सूर और यहाँ से ही और ये अफगान सरदारों पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं रख सका। अब यहाँ से अफगान की शक्ति छिन्न भिन्न होने लगी। वो खुद भी समझने लगे थे कि अब हमारे पास कंट्रोल उतना प्रॉपर नहीं रह गया। अब इसके बाद क्या हुआ, हुमायूं लगभग 10 साल से लगभग 15 मैंने बोला था 15 जस्ट ए मिनट, कहाँ लिखा था मैंने, ये यहीं से वो वेट कर रहा था कब मौका मिले और इसको मौका मिल गया। नवंबर 1553 में इसकी मृत्यु हो जाती है और 1554 में ही हुमायूं निकल पड़ता है ईरान निकल पड़ता है और सबको जीतते हुए धीरे धीरे ईरान के साथ से जीतते हुए निकलता है। अब वो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है, उस पर हम लोग चर्चा ना करते हुए अब भारत पे ही एंट्री लेते हैं इसकी, क्योंकि यहां पर सिकंदर सूर का शासन था। तो पहला युद्ध लड़ा जाता है मई 1555 में, ठीक, मई 55, जिसे बोलते हैं वॉर ऑफ मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में बाबर और अफगानों के बीच में होता है और लीड कौन कर रहा है, सिकंदर सूर, और अफगान हार जाते हैं। और इसके फलस्वरूप हुमायूं को क्या मिलता है, पंजाब का कुछ क्षेत्र मिल जाता है, पंजाब का एक अधिकतर क्षेत्र मिल जाता है, वह दिल्ली के कुछ सीमावर्ती राज्य भी मिल जाते हैं। अब देखिए यहां से हुमायूं की पावर डेवलप होना शुरू हुई, ठीक। लेकिन सिकंदर सूर मानने वाला कहां था, इसने अगले ही मंथ ही मतलब कुछ जरा भी वेट ही नहीं किया, 55 में ही जून एक और युद्ध लड़ा जिसके बाद होता है युद्ध सरहिंदी का युद्ध, ये लड़ा 1555 में। और इसमें सिकंदर सूर पूरी तरह पराजित हो गया और हुमायूं जीता और एक बार फिर से मुगल डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है। मुगल डायनेस्टी एक बार फिर से इस्टेब्लिश हुई और अफगान यहां से पूरी तरह समाप्त हो गए, पूरी तरह से अफगान का एंड हो गया। यहां से जो दूसरी बार अफगान राज्य इस्टेब्लिश होता 1540 में, वो पूरी तरह एंड हो जाता है, डिक्लाइन हो गया और यहां पर एक बार फिर से मुगल डायनेस्टी पुनर्जीवित हुई, रिवाइव हो गई। तो यहाँ पे हुमायूं फिर से मुगल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर रहा है, उसे कहते हैं कि रिवाइव कर रहा है। फिर से हुमायूं ने 1555 में अपना, अब ये लगभग जुलाई के आसपास इसने अपना फिर से गद्दी पर बैठता है, अपने आप को सुल्तान घोषित करता है 1555 में, ठीक। और यहाँ पे एक और डेवलपमेंट हुई कि 1555 में इसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए अफगान राज पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। अब यहां से हुमायूं का अंतिम समय आ गया। कैसे आ गया, जनवरी 1556 की बात है, मतलब लगभग एक साल भी नहीं हुआ, 1556 की बात है, 1556 की बात है। ये सायंकाल को शाम के नमाज के टाइम हो रहा था। ये अपने ही द्वारा इस्टेब्लिश 1533 में इसने एक कहा जाए एक महल बनाया था, दीने पनाह नामक एक महल बनवाया था, उसी की छत पर बैठा हुआ था। और ये उसको दीने पनाह को कहा जाए आधुनिक राइटर शेरे मंडल भी कहते हैं,
शेर ए मंडल कहते हैं, मैंने गलत लिख दिया है, ए लगा दीजिए बीच में, तो शेर ए मंडल भी कहते हैं। इसकी छत पर बैठा हुआ था, शाम की नमाज होती है तो नमाज पढ़ने के लिए नीचे उतरता है और सीढ़ियों से फिसल जाता है, जिसके कारण इसके बहुत तेज चोट लग जाती है और चोट के कारण ही वो सैया पर लेटता है और वहीं पर अकबर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हुए 15 जनवरी 1556 में इसकी हो जाती है मृत्यु 1556 में। इस तरह हम लोगों ने देखा कि हुमायूं अपने जीवन में कोई खास अचीवमेंट नहीं कर पाया। एक बार जब उसको शासन मिलता तो है, सौभाग्य से उसको शासन मिला तो, लेकिन अब वो उसका चला नहीं पाया और कहा जाए 56 में लगभग 48 की एज में इसकी हो जाती है मृत्यु गिर के बच्चों। लेकिन याद रखिए क्वेश्चन मैंने है जिसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो चलिए ये स्लाइड पूरी हुई। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हुमायूं किस तरह भारत से निर्वासित हुआ, किस तरह वो आगे बढ़ता के ईरान तक पहुँचता है, उस समय भारत की स्थिति क्या होती है, शेरशाह सूरी। अब देखिए ये जो भारत की स्थिति है ना, इसको हम लोग शेरशाह सूरी के चैप्टर में बहुत अच्छी तरह एनालाइज करेंगे। जो मैं प्रशंसाएं कर रहा हूँ, जिसकी पॉलिसी से प्रशंसा कर रहा हूँ, उसके सारी डिटेल हम चर्चा करेंगे इस टाइम पोर्शन को। उसके बाद हुमायूं किस तरह भारत में आता है, 2 युद्ध लड़ते हुए भारत की सत्ता बैठता है, लेकिन उस सत्ता का उपभोग नहीं कर पाता है और कुछ ही महीनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ आज की नेक्स्ट और फाइनल स्लाइड में चलेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हुमायूं के जीवन में उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ रहीं, क्या क्या डिसक्वालिटीज़ रहीं, क्या पतन के कारण इतिहासकार उसके ओपिनियंस मानते हैं, उसके बारे में अपना ओपिनियंस क्या देते हैं, उन सब पॉइंट पर थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको पता चलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये स्लाइड डिस्क्रिप्टिव मैटर में, मतलब आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, हुमायूं के बारे में समझने के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल साबित होगी। तो देखिए 1556 में जनवरी में हुमायूं की हो जाती है मृत्यु। ढलानदार सीढ़ियाँ होती है, उससे वो गिर जाता है, लड़खड़ाते हुए और गिर जाता है। तो इसी कारण उसके बोला जाता है, लेनपुल ने लिखा उसके बारे में, लेनपुल ने, कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसने अपनी जान दे दी। फिर से ध्यान रखिए, एक सेंटेंस पूछा गया एग्जाम में कि ये सेंटेंस किसने कहा है। लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसने अपनी जान दे दी, ऐसा लेनपुल ने लिखा है। अब देखिए पूरे जीवन में आपने समरी देखी। अब थोड़ा सा हुमायूं की कुछ क्वालिटीज या करेक्टर स्केच पर अगर पॉइंट्स पे देखें तो कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, उस पर क्या क्या आता है। पहला प्लस पॉइंट, एक एन ओबीडिएंट सन, एक आज्ञाकारी पुत्र। कैसे, क्यों कहा मैंने आज्ञाकारी पुत्रकारी? अब ठीक, आज्ञाकारी पुत्र क्यों? क्योंकि इसने अपने पिता के द्वारा, बाबर के द्वारा दिए गए निर्देशों को पूर्णता उसने पालित किया। क्योंकि बाबर ने उसको मरते वक्त बताया था कि अपने भाइयों के प्रति हमेशा उदारतापूर्ण व्यवहार करना, और ये वचन उसने जीवन भर का फुलफिल किया। अपने भाइयों द्वारा विश्वासघाती बर्ताव के बावजूद भी एक बार नहीं कईयों बार उसने अपने भाइयों को क्षमा किया, उनके प्रति उदारतापूर्वक व्यवहार किया, और इसी उदारता का कारण उसका सिंहासन, उसका राज्य, उसका जीवन स्वयं संकट में पड़ गया। और ये कईयों बार हुआ, उसको भारत से निर्वासित होना पड़ गया, जीवन कठिनाइयों में बीता, लेकिन उसने अपनी कभी भी पिता के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को, वचन को कभी भी झूठा नहीं साबित होने दिया। इसीलिए उसको एक आज्ञाकारी पुत्र बोला जाता है। इसी क्वालिटी से कारण कुछ राइटर उसको बोलते हैं कि उसका एक पूर्ण चरित्र को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, यही क्वालिटी उसके पूर्ण चरित्र को, क्वालिटी पूरे जो उसका कैरेक्टर में सबसे अच्छी क्वालिटी उसकी यही थी कि एक ओबीडिएंट सन था। ठीक है, दूसरा बात, उसके अगर रिलीजियस व्यू पे हम लोग जाएं, धार्मिक व्यू पे, तो कहा जाए अपने पिता की तरह बिल्कुल डिटो अपने बाबर की तरह ही उसके धार्मिक व्यू था। वो सुन्नी संप्रदाय को सपोर्ट करता था, 5 वक्त की नमाज अदा करता था, वो सभी तरह के धर्म से रिलेटेड अपने रीति रिवाजों को पालन करता था। ठीक है, लेकिन उसने कभी भी सुन्नी संप्रदाय की कट्टरता को या सांप्रदायिक या धार्मिक कट्टरता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ना ही सामाजिक स्तर पर भी उसने हावी किया। ठीक है,
ये कहा जाए जैसे बाबर ने भी सुन्नी संप्रदाय की या धार्मिक या सांप्रदायिक कट्टरता को किसी भी तरह उसने अपने लाइफ में इन्वॉल्व या एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल पड़ता है क्योंकि उसकी पत्नी हमीदा बानो और उसका एक संरक्षक था, ये कहा जाए मेन सेनापति कैसे बोला जाता है, एक राइट हैंड जो था उसका बैरम खान, हुमायूं का बैरम खान, ये दोनों शिया संप्रदाय से थे, लेकिन फिर भी इसने सबको सपोर्ट किया, किसी तरह की धार्मिक कट्टरता इसके अंदर नहीं थी। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, दो अच्छे पॉइंट हो गए, एक माइनस है। ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पाया, क्योंकि क्वालिटीज नहीं थी इसके अंदर, चारित्रिक दुर्बलता थी। ठीक है, कहा जाए कैरेक्टर में इसके वो क्वालिटीज है ही नहीं जो एक एडमिनिस्ट्रेटर में होनी चाहिए, ना तो बाबर में थी, अकबर में देखेंगे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा बन नहीं पाया। अब यहाँ पे एक बात आती है, कुछ राइटर्स ऐसा इतिहासकार मानते हैं, हिस्टोरियंस ऐसे मानते हैं कि उसको प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी को फुलफिल नहीं कर पाया या अप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार है इस बात को डिनाई कर देते हैं, नहीं, क्योंकि 1530 से 1540 तक उसे 10 साल मिले थे, इसी में उसने कौन सा तीर मार दिए थे। इतने टाइम में तो 2 बार चुनाव हो जाते हैं लोकसभा के, जब हमारे देश में विधानसभा के लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, 10 साल उसको मिले थे। क्या इसमें वो अपनी पॉलिसीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ना दिखला नहीं पाया था। इन 10 सालों में उसने जनता के हित में कोई विशेष कार्य नहीं किए, ना तो जनता का सामाजिक स्तर, ना ही आर्थिक स्तर, ना ही राजनीतिक स्तर, किसी भी स्तर पर उसने अपने का जब प्रोग्रेस नहीं शो कर पाया। इसके कारण बताया जाता है कि ये अच्छा शासक नहीं था। बाबर एक अच्छा कमांडर था लेकिन अच्छा शासक नहीं था, और हुमायूं ना तो एक अच्छा शासक बन पाया और ना ही एक अच्छा कमांडर बन पाया। ठीक, तो 3 पॉलिसी में ही 3 ही पॉइंट्स पे हम लोग देखेंगे कि एक आज्ञाकारी पुत्र था, धार्मिक व्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हिंदुओं के प्रति इसका कैसा व्यवहार था, तो हिंदुओं के प्रति उसका कोई मिल ही नहीं पाया, कुछ एक तो पहली बात सोर्स नहीं मिल पाया, लेकिन जितने इसके बारे में जानकारी मिलती है उसके आधार पर यह कहा जाता है कि हिंदुओं के प्रति इसका एक एवरेज व्यू रहा होगा, क्योंकि कहीं भी इसमें हिंदुओं के प्रति कहा जाए हिंदुओं के प्रति इसकी वो वाली पॉलिसी, एग्रेसिव पॉलिसी नहीं, ना तो उसके सोर्स मिलते हैं, ना ही इसको बताया गया कहीं जीवन में इसने हिंदुओं पर कोई अत्याचार किया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अकबर के टाइम से हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे, सामाजिक राजनीतिक सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, तो शायद उसमें और डिटेल्स हम लोग फाइंड आउट कर सकें। ठीक, तो और आगे देखते हैं। अब देखिए, एक अबुल फजल है, आपने देखा है, पढ़ा है इनके बारे में, अबुल फजल के बारे में मैं बता चुका हूँ। अबुल फजल, तो अबुल फजल ने इसे कहा गया इंसान एक कामिल की उपाधि दी है। इंसान एक कामिल की उपाधि दी है, इंसान एक कामिल। तो ये फैक्ट्स पॉइंट बता रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंसान एक कामिल। हुमायूं ने मीना बाजार लगाने की शुरुआत की थी। मीना बाजार, इसमें राज परिवारों के लोग अपनी मार्केटिंग किया करते थे। मीना बाजार, हुमायूं हफ्ता में 7 दिन 7 तरह के कपड़े, 7 रंगों के कपड़े पहनता था। 7 दिनों में 7 रंगों के कपड़े पहनता, अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था। एग्जाम्पल के तौर पे ये सैटरडे को पहनता था ब्लैक, और संडे को पहनता था येलो, और मंडे को पहनता था, एग्जाम्पल तो मैं बता दे रहा हूँ, मंडे को शायद वाइट पहनता था। ठीक है, ये ऐसा क्यों था? क्योंकि ये शायद ऐसा माना जाता है, कोई सच नहीं, ऐसा माना जाता है कि ये एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष पे यकीन रखता था, इसीलिए करता था, और इसका शासन से कोई लेना देना नहीं था। ये जो उसकी काशी थी, इसका कोई शासन से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, इतने पॉइंट हम लोगों ने देखे, ये फैक्ट्स हैं। कभी कभार एग्जाम में एक्स्ट्रा फैक्ट्स में पूछा जाता है, तो हमने उसके क्या देखा जाए तो हुमायूं का कैरेक्टर स्केच किया, कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। देखिए, यहाँ से मुगल डायनेस्टी का एक कहा जाए ब्रीफली वाला जो स्टार्टिंग एलिमेंट्री पोर्शन था वो समाप्त हो जाता है। अब जब हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी डीप पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कंक्लूजन में पहुँचा देता हूँ। एक आज्ञाकारी पुत्र था, एक धार्मिक व्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू, ये पॉइंट्स थे
ज्योतिष पे यकीन रखता था, लेकिन इसके बारे में कोई क्लियर पॉइंट नहीं बताया गया कि क्यों ये 7 दिन के कपड़े पहनता था, 7 दिनों में 7 अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था। लेकिन इतिहासकार मानते हैं शायद ये ज्योतिष पे यकीन रखता था इसलिए करता था, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं था कि आज दरबार में इस रंग की यूनिफॉर्म पहनी जाएगी, आज दरबार में उस रंग की यूनिफॉर्म पहनी जाएगी, ऐसा कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, मीना बाजार लगवाता था, इंसान कामिल अबुल फजल ने कहा है। अब देखिए समरी के तौर पर हुमायूं ने अपने जीवन में कोई भी अचीवमेंट नहीं प्राप्त की। ठीक, ना तो अच्छा एक अच्छा कमांडर बन पाया और ना ही एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन पाया। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके जो जीवन के जो एक असफल हुमायूं का मतलब तो भाग्यशाली होता, लेकिन एक बदकिस्मत शासक कहा गया। क्यों कहा गया? कि उसने जीवन में कोई अचीवमेंट प्राप्त नहीं की। अचीवमेंट क्यों नहीं प्राप्त की, इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि कुछ राइटर्स ऐसा बताते हैं कि इसमें वो क्वालिटीज थी ही नहीं, क्वालिटीज ही नहीं थी, उसमें कैरेक्टर्स में वो क्वालिटीज ही नहीं थी जिसके कारण ये अचीवमेंट प्राप्त कर पाया था। बात सही है, ठीक। लेकिन अगर एक वर्ड में बोलना चाहते हैं तो इसमें एक अगर बोलना चाहे एक बताइए, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू करता है कि इसके क्वालिटीज तो थी, कुछ राइटर बताते हैं क्वालिटीज तो, लेकिन सब तो उसकी मेन गलती रही वो अफगानों की पावर को इवेल्युएट नहीं कर पाया। मतलब उसकी पावर को रोकना छोड़ो, उनकी पावर्स का मूल्यांकन नहीं पाया कि इतने पावरफुल कैसे होगा, कब तक होगा, कब कैसे हो रहा है। तो खासकर शेरशाह सूरी मेरे कारण थे कि जब ये आमोद प्रमोद जो इंजॉयमेंट पार्टी करते थे 1.5 साल तक, और उसमें यदि अफगान को अटैक करते तो अफगान को अपनी शक्ति को, अपने पावर्स को कंसोलिडेट करने का, या कहा जाए अपने पावर को रिवाइव करने का टाइम ही नहीं मिलता जिससे वो अफगान को हरा सकता था। लेकिन वो अपनी ही गलती के कारण मतलब अपनी क्वालिटीज़ के कारण ही अफगान्स को नहीं हरा पाया। तो इसीलिए दोनों पॉइंट बन गए, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। अपनी क्वालिटीज़ के कारण वो अपने अफगान्स की पावर्स को इवेल्युएट नहीं कर पाया, जिसके कारण उसको अपने जीवन में पतन खड़ी देखने को मिलता। लेकिन इसके बाद जीवन का एक ही सौभाग्य ये रहा कि जीवन के अंतिम समय पे इसने अपनी गद्दी फिर से प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसका वो उपभोग भी नहीं कर पा सका। ठीक है, कोई उपभोग नहीं कर सकता। 6-7 महीने बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके जीवन का बस एक ही अचीवमेंट रहा, वो रहा अकबर का जन्म। अकबर जब 1542 में अकबर का जन्म होता है। अब इसके बाद अकबर सत्ता में आते हैं, और अकबर सत्ता में आने के बाद एक शासन, मुगल शासन एक नई ऊंचाइयों को चुनेगा, एक पुनः स्थापित होगा, रिवाइव हो जाएगा एक तरह से मुगल डायनेस्टी फिर से एक बार अपने पुनर्जीवित हो जाएगी। ठीक है, और उस अकबर के पास से हम लोग उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर पहलुओं पर चर्चा करेंगे। किस तरह मुगल डायनेस्टी ने एक इंडियन हिस्ट्री में अपनी एक स्पेशल जगह बना रखी है, उसका कारण अकबर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोग शेरशाह सूरी, एक जो मेन में बीच में एक शेरशाह सूरी आ गए हैं, इनके अफगान के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक वीडियो होगा, कोशिश करूंगा मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लूँ शेरशाह सूरी के बारे में, क्योंकि उनके बारे में पढ़ना काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ हैं, तो उनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा शेरशाह सूरी पे। तब तक के लिए एक क्वेश्चन याद रखिएगा, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? टाइम आपके पास, कोशिश करिएगा इसको आप ढूंढें, गूगल ना करें, इसको आप ढूंढें तो आपको और का जाए और भी नॉलेज मिलेगा। और इस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए आप कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे आपको और फायदा ही होगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, शेरशाह सूरी को लेके स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, गुड नाइट।